अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ब्रॉडशीट के मामले पर जहां एक तरफ अपोजिशन और हुकूमत आज पार्लियामेंट में उलझ पड़े, तो वहीं हुकूमत ने आज ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी के सरबराह का नाम ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट करते हुए कहा कि कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंक्वायरी कमेटी के दीगर अराकीन की तकर्री जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से होगी। अहम बात यह है कि जस्टिस अजमत सईद 2019 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, मगर उससे पहले वो एक तारीखी फैसले का हिस्सा थे। 20 अप्रैल 2017 में पनामा पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक अपना फैसला सुनाया। बेंच में शामिल 2 अराकीन यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, मगर बेंच के दीगर 3 अराकीन जिसमें जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे, उन्होंने मजीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म दिया था और JIT को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। और फिर JIT ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की और इसी 3 रुकनी बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसका जायजा लेने के बाद 28 जुलाई 2017 में जस्टिस अजमत सईद समेत दीगर दोनों जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे से हट गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि ब्रॉडशीट केस में नैब पर आर्बिट्रेटर ने जो जुर्माना आयद किया है, उसकी जो कैलकुलेशन की है, वो पनामा केस की JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर की है और हवाला दिया है कि JIT ने नवाज शरीफ के असासों की मालियत $820 मिलियन बताई है, जबकि इस JIT को तश्कील देने के फैसले में खुद जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। और अब जब ब्रॉडशीट का मामला एक स्कैंडल बन चुका है, तो इस सारे मामले की तहकीकात भी जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में होगी। सिर्फ यही नहीं, नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज को नाअहल करने वाली बेंच में भी जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। इसके अलावा ब्रॉडशीट के मामले पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में जो तहकीकात होगी, वो ब्रॉडशीट के मुआहदों से लेकर आर्बिट्रेशन के मामले तक तमाम पहलुओं की तहकीकात करेगी। अब ब्रॉडशीट से नैब का मुआहदा सन 2000 में हुआ और सन 2000 में जस्टिस अजमत सईद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे और 2001 में नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। इससे पहले वो नवाज शरीफ के दौर में 1997 में एहतसाब ब्यूरो के स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में जब अपोजिशन रहनुमा ने ब्रॉडशीट के मामले पर नैब चेयरमैन की तलबी की बात की, तो हुकूमती रहनुमा ने इसकी मुखालफत कर दी। आज पार्लिमानी कमेटी बराए इतलात में ब्रॉडशीट का मामला उठा। कमेटी के सरबराह जावेद लतीफ ने कहा कि ब्रॉडशीट को पैसे क्यों और कैसे दिए गए, इदारे की गलती के बाइस अवाम के टैक्स से अरबों रुपए क्यों अदा किए गए। चेयरमैन नैब आइंदा इजलास में पेश होकर ब्रॉडशीट केस पर तफसीली ब्रीफिंग दें, जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने जावेद लतीफ से सवाल किया, चेयरमैन नैब का इस कमेटी के साथ क्या ताल्लुक बनता है। जावेद लतीफ ने जवाब दिया कि नैब के मामले पर हुकूमत के पर जलते हैं। एक और कमेटी ने ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को बुलाने का कहा तो उसका इजलास ही मुलतवी कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन नैब को बुलाना है तो फिर ब्रॉडशीट के बाकी किरदारों को भी बुलाएं, कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। जावेद लतीफ ने कहा कि वजीर इत्तलात चाहते हैं तो चेयरमैन नैब के नुमाइंदे को बुलाकर ब्रीफिंग ले लेते हैं। नैब का नुमाइंदा मुतमईन ना कर सका तो फिर चेयरमैन नैब को तलब करना पड़ेगा। जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हुआ और बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन नैब को बुलाने की बात मजे का खेज है, अपोजिशन का मकसद नैब को दबाव में लाना है। ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन आज या कल जारी हो जाएगा और अब हुकूमत इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये देखना अहम होगा, क्योंकि हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि इंक्वायरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक साबिक जज शामिल होगा, अटॉर्नी जनरल होंगे, FIA का एक अफसर होगा और वजीर आजम के नामजद करदा वकील भी उस कमेटी के रुकन होंगे, जो 45 दिन के अंदर ब्रॉडशीट के मामले पर इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी इल्जाम लगे हैं कि $1 अरब के अकाउंट का पता लगाने के लिए हुकूमत और ब्रॉडशीट के दरमियान जब नए मुजवजा मुआहदे पर बहस चल रही थी, तो उस वक्त किसी शख्स ने खुद को पाकिस्तानी जर्नल जाहिर करके कावे मुसवी से अपना हिस्सा मांगा। वो कौन शख्स था और दीगर किरदार कौन थे जो अपना अपना हिस्सा मांगते रहे। देखना होगा कि हुकूमत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कौन कौन से नाम आते हैं। क्या नून लीग को ये कमेटी कबूल है? जैसे रिटायर अजमत सईद शेख की सरबराही में हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, दीगर मामलात पर भी उनसे बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात का मुतालबा आप भी कर रहे थे, पहले आपने कहा इस जजमेंट को पब्लिक किया जाए, हुकूमत ने कर दी पब्लिक, और अब जो एक कमेटी बना दी गई है 45 दिन के अंदर अंदर इसने अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है, जैसे अजमत सईद शेख उसकी सरबराही करेंगे। आपके ख्याल में ये एक मुनासिब इकदाम है हुकूमत की तरफ से? शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में
इस कदर भोंडा मजाक नहीं हो सकता जो हुकूमत मुसलसल ब्रॉडशीट के मसले पे कर रही है। पहली बात आप ये देखिए कि अभी लंदन हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था। इस हुकूमत की काबीना की कमेटी ईसीसी ने उस पैसे की मंजूरी देकर उसे लंदन के हाई कमीशन के अकाउंट मुंतकिल एडवांस में कर दिया। एडवांस के अंदर वो पैसा वहां चला गया ताकि वो कुर्क हो और इस बात की जमानत फराम हो कि ब्रॉडशीट को जब ये फैसला आए तो वहां से बराह रास्त पैसा मुंतकिल हो जाए। अब जिस काबीना ने यह फैसला किया उसी काबीना को ये इख्तियार दिया गया 3 रुकनी कमेटी बना के कि आप इस बात की तहकीकात करें कि ये पैसे कैसे गए हैं। यानी कि जिस शख्स जिस फोरम ने और जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको ही आपने उसकी रखवाली पे या तफ्तीश के लिए बिठा दिया। अब आ जाइए जस्टिस अजमत सईद साहब, जैसे आप भी फरमा चुके हैं कि ये मौसूफ वो हैं कि जिनकी जेआईटी और जो तफ्तीश थी, जो फैसला था, उसकी बुनियाद पे ब्रॉडशीट के लिए एक मुमकिना कॉम्पनसेशन का फैसला किया गया। मैं फिर ये बात दोहराता हूं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई इंडाइटमेंट नहीं, जो जेआईटी ने उनका तखमीना लगाया था या एक मफरूजे पे तखमीना लगाया था, उसी को बुनियाद बनाया गया ब्रॉडशीट को कॉम्पनसेशन देने के लिए। लिहाजा इनका एक इनहेरेंट इंटरेस्ट मौजूद है कि ये उस बात को सच्चा साबित करें। उससे बढ़कर आप आइए, मौसूफ जो है शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं। उनकी इस हद तक इनके साथ वाबस्तगी है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं। बेहतर है कि ये उसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के बाकी अराकीन को अपने पैनल के अंदर या अपनी जो बाकी उन्होंने अराकीन लेने हैं उसी बोर्ड में से ले लें, अपना काजी और अपनी मर्जी के फैसले और अपनी क्लीन चिट। इस तरह का मजाक तो अगर आपने करना है तो आप पाकिस्तान के अवाम को अहमक ना समझिए। असल में ये लोग उसमें अपनी जिम्मेदारी को बचाने के लिए कि इन्होंने 7 अरब रुपया पाकिस्तान का डबो दिया, सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उस झूठ को बचाने के लिए जो ये बोल रहे थे और उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, उसकी कीमत 7 अरब रुपया इन्होंने अदा की है और उसको ये नहीं चाहते कि उसकी हकीकत लोगों के सामने आए, लेकिन ये छुप नहीं सकेगी। और अगर ये वाकई संजीदा थे तो इन्हें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 या 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीकात करे, चूंकि ये बड़ा संगीन मसला है। आप देखिए कि जिस तरह की जो ब्रॉडशीट से मुआहदा है कि चाहे कोई वो काम करे या ना करे, चाहे नैब पाकिस्तान के अंदर रिकवरी करे उसको 20% हिस्सा मिलेगा। किस बात का मिलेगा? फिर ब्रॉडशीट खुद एक बड़ी मशकूक तंजीम है कि जब नैब ने उससे मुआहदा किया उससे 3 हफ्ते पहले वो एक ऑफशोर कंपनी के तौर पर रजिस्टर होती है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, किस तरीके से अरबों रुपए पाकिस्तान के उजाड़े गए हैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी करने के लिए, और आज तक एक पैसा रिकवर नहीं हुआ और 7 अरब रुपए ब्रॉडशीट को दे दिए। वैसे मगर इसका मुतबादिल क्या हो? आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो वजीर आजम है वो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करें कि वो इस मामले की तहकीक करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उस वक्त तो ये सर्विंग जज थे, वो कौन सा आप लोगों ने कबूल कर लिया था? तो सुप्रीम कोर्ट का अगर 5 रुकनी बेंच फैसला दे देगा तो वो आप कैसे कबूल, कैसे तहकीकात हो? फिर नून लीग कैसे चाहती है कि कौन सा ऐसा फोरम है जिस पर जाके तहकीकात हो? शाहजेब, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी। केस चला पनामा के अंदर और नाहल किया गया इकामा के ऊपर, लेकिन उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया था। अगर ये हुकूमत वाकई संजीदा थी तो गैर जानिबदार तहकीकात का बंदोबस्त करती। एक ऐसे शख्सियत को लगाना कि जो पनामा केस के साथ मुलव्वस थे, जिनकी जेआईटी बनाई हुई जेआईटी के मफरूजे के ऊपर ब्रॉडशीट को कॉम्पनसेशन दी गई है, और उनकी इमरान खान साहब से इस कदर कुर्बत है कि इमरान खान साहब ने रिटायर होने के बाद उन्हें शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी लगा दिया और वो उसके ऊपर है। अभी आप जाइए, अब ये कल तक उस वेबसाइट से इनका नाम हटा ना दें तो मैं नहीं समझता, लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम के होने तक तो उसकी शौकत खानम की वेबसाइट पे ये उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल है। तो फिर अपने घर की एक कमेटी बना लें, उससे तहकीकात कर लें। ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत जिम्मेदार है 7 अरब रुपए पाकिस्तान के लुटाने की, उस झूठ को बचाने के लिए जो ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गढ़ते रहे। मगर ऐसा इकबाल साहब, ये हुकूमत इस हद तक तो जिम्मेदार है कि इस बात की तहकीकात हो कि इनके होते हुए वो कौन था
अगर मौसूफी का दावा दुरुस्त है, जो $1 अरब में कमीशन मांगने चला गया था जब उसने बताया, उसके अलावा जो 7 अरब रुपए का मामला है, इसमें ये हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? 2008 से लेकर 2016 तक ये बरतानवी अदालत में मामला चला है। इस हुकूमत के दौर में आके तो सिर्फ आर्बिट्रेशन का मामला हुआ है। उससे पहले तो आपकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब ये मामला चलता रहा है। ये जो $29 मिलियन इन्होंने ट्रांसफर किए काबीना के हुक्म के तहत, ना करते तो पाकिस्तान को कुछ और जुर्माना देना पड़ता, इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ती, क्योंकि उस पर सूद तो लग ही जा रहा था। तो और क्या करती हुकूमत? इन्होंने जब पैसा मुंतकिल किया उस वक्त तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था। और दूसरी बात यह कि इनका फर्ज था कि ये वहां पे कंटेस्ट करते कि जनाब अभी तक कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई नवाज शरीफ साहब से, अभी ये मामलात अदालत के जेरे गौर हैं, और जिस केस में इनको कॉम्पनसेशन दिया गया है वो तो हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्पेंड किया हुआ है, उसके तो अभी मेरिट्स भी डिटरमिन नहीं हुए। ऐसा नहीं बात साहब, ये कंटेस्ट किया, मसला ये था। नहीं ऐसा नहीं बात साहब, ये कंटेस्ट किया और अपने फैसले में आर्बिट्रेटर ने ये बात लिखी है कि एवन फील्ड के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सस्पेंड किया हुआ है, मगर उसने उस जीआईटी रिपोर्ट की बुनियाद पर एक जो पोटेंशियल रिकवरी हो सकती है और उस रिकवरी की वजह से जो एक पोटेंशियल लॉस हो सकता है ब्रॉडशीट को, उसको बुनियाद बनाकर ये पेनल्टी लगाई है। ये जाहिर है नैब की तरफ से तो कहा गया हम ज्यादा से ज्यादा $29 मिलियन उनके बैरून मुल्क असासों से ला सकते हैं। उन्होंने तो $820 मिलियन नहीं कहा जब इस मुकदमे को लड़ रहे थे वहां। अगर ये उस जेआईटी रिपोर्ट की असेसमेंट को चैलेंज करते तो ये शायद इतना जुर्माना ना होता। इनका अलमिया ये था कि वो जो झूठ की कहानी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ घड़ी गई थी, अगर उसको ढाते हैं तो जुर्माने से बच सकते हैं, लेकिन चूंकि ये उस झूठ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे तो इन्होंने 7 अरब रुपया देना गवारा कर लिया और उस झूठ को डिमोलिश नहीं किया जिस तरह के उसे किया जाना चाहिए था। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसकी पहले दिन से हम मुतालबा कर रहे हैं, तफ्तीश होनी चाहिए कि किस तरह एक बोगस कंपनी के साथ ये मुआहदा हुआ। जब जनरल मुशर्रफ के दौर में करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए, उस वक्त भी किरदार कुशी हुई मुस्लिम लीग नून की, और आज फिर मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट का इजाफा किया गया है और हुकूमत ने जिम्मेदारी फिर पिछली हुकूमत पर डाल दी है कि ये उनकी वजह से हुआ है। इनफैक्ट उनकी वजह से 8 से 9 रुपए का इजाफा करना पड़ता, हमने कम किया है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफे का ऐलान कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी नून लीग की साबिका हुकूमत पर डाल दी है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नून लीग की साबिका हुकूमत ने बारूदी सुरंगें लगाई थी। बिजली के शोबे में कैपेसिटी पेमेंट हमें विरसे में मिली। हमारी हुकूमत को 227 अरब रुपए की बारूदी सुरंग एक और अलग मिली। अगर हम उसका बोझ उस वक्त ही आवाम पर डाल देते तो फी यूनिट ₹2.61 का इजाफा होता। इस वक्त भी कैपेसिटी पेमेंट की मद में सालाना 860 अरब रुपए का खसारा है, जो 2023 तक 1455 अरब रुपए हो जाएगा। और इस हिसाब से इजाफा करें तो 8 से 9 रुपए फी यूनिट बनता है, मगर ₹1.95 का इजाफा किया है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए ट्वीट किया कि पेट्रोल बॉम्ब गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा बदतरीन अवाम दुश्मनी है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों का असर जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पर होता है। क्या हुकूमत ने अवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो ना अहली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सकें? गरीब कैसे जिंदा रहे? अब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल दी है और पिछली हुकूमत नून लीग की थी जो हुकूमत पर तनकीद कर रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने वफाकी वजीर उमर अयूब को बुलाया, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को बुलाया और वो आ गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो नंबर्स हैं वो ज़ाहिर बड़े हैरान कुन हैं। हुकूमत ने बताया आज कि 2013 में जो कैपेसिटी पेमेंट थी, यानी कि आप कारखानों को चलाएं या ना चलाएं, उनको अदायगी करनी पड़ेगी क्योंकि टेक और पे पर आपने सौदे किए थे। 2013 में 185 अरब रुपए थे और 2018 में वो 468 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हो गई। 2019 में 642 रुपए और अब 860 अरब की हो गई है। 2023 में 1455 अरब रुपए की हो जाएगी, और क्योंकि उन्होंने बताया कि 10,000 मेगावाट की मजीद कैपेसिटी पाइपलाइन में है। ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर गए आप, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट है वो अदा करनी पड़ रही है और बोझ पड़ रहा है।
शुक्रिया शाहजेब, आपने मुझे मदऊ किया। शाहजेब, गुजारिश ये है कि उमर अयूब खान साहब जो है वो बेबुनियाद बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। देखें, 2 साल पहले भी, 2.5 साल से इनकी हुकूमत आ गई है, तो एक तो जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। लेकिन 2.5 साल पहले भी जब इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी, जब हमारे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम धरा था कि देखो इनकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी, तो हमको सर्कुलर डेट कम करना है। जब हम छोड़ के गए थे तो 1036 अरब रुपए सर्कुलर डेट था 31 मई को, जिस दिन हम लोग छोड़ के गए थे। वो आज 2400 अरब रुपए का हो गया है, 2400 अरब से तजावुज कर गया है। तो 1400 अरब रुपए आपने बढ़ा दी और बिजली की रेट भी बढ़ा दी, जबकि आपने कहा था कि हम बिजली की नरखें इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद आपने जब हम छोड़ के गए थे तो 18% था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, यानी कि वो बिजली जो तरसीम के दौरान और तकसीम के दौरान खो जाती है, ज़ाया हो जाती है, वो 18% थी। नेपरा आपको इजाज़त देता है 15% की। हम जब आए थे तो वो 21% थी, उसको हमने कम करा खसारे को और 18 पे ले आए। इन्होंने फिर 18 से बढ़ा के 19.5% कर दी है, जो तरसीम और तकसीम के दरमियान बिजली खो देते हैं। तो भाई क्यों खराब हो गई, जबकि पावर तो ज्यादा बन रहा था, पावर के तो ज्यादा प्लांट लग गए थे, तो कम होनी चाहिए थी। आपने बिजली ज्यादा खोना शुरू कर दी। हम 93% बिल लेना शुरू कर गए थे कि जितना बिल होता था उसका 93% बिल ले लेते थे। सबसे अच्छा रिकॉर्ड आप देख लीजिए 2017-18 का था, जिस साल हमारे आखिरी साल में था। इन्होंने इसको बढ़ाकर कम करके 88% पे आ गए, 88% पे आ गए। तो 5% आप जो बिल दे चुके हैं वो आप जमा नहीं कर पा रहे। हम 93% जमा करते थे, 5% वो जमा करते हैं। साहब, जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं उसकी ज़ाहिर हुकूमत जवाबदेह है, रिकवरी के मामले में भी जवाबदेह है, मगर कोरोना की वजह से जो रिकवरीज थी वो हर्ट हुई हैं। मगर दूसरी बात, अब 2 इल्ज़ाम है जिसके ऊपर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि 2019 में जब इनकी हुकूमत आई है तो 227 अरब रुपए का इजाफा ड्यू था, मगर क्योंकि आपका इलेक्शन ईयर था वो आपने किया नहीं, इसलिए नई आने वाली हुकूमत के ऊपर वो बोझ पड़ गया था। मगर इमरान खान ने सिर्फ 23 पैसे का इजाफा किया और 2 रुपए 38 पैसे की सब्सिडी दी, जो 247 अरब रुपए बनती है। वो आप उस वक्त नहीं करके गए ताकि इन पर बोझ पड़ जाए, आपका इलेक्शन ईयर था, आपने नहीं इजाफा किया था उस वक्त। देखिए, ये बात भी गलत है। एक तो ये कि मार्च के अंदर हमने प्राइसेस बढ़ाई थी, जितनी प्राइसेस बढ़ी थी उस हिसाब से, लेकिन कोई जबरदस्ती प्राइस बढ़ाने का हमको शौक नहीं था। लेकिन ये जब आए तो देखें, इन्होंने गैस में 144% तजावुज कर दी, प्राइसेस बढ़ा दी, बिजली के अंदर 50% प्राइस बढ़ा दी। और ये कोई एहसान तो नहीं है ना कि मतलब हमने कम प्राइस बढ़ाई, इमरान खान साहब के अपने जेब से तो नहीं दे रहे पैसे। और ये जो इन्होंने प्राइस बढ़ाई, इससे क्या फायदा हुआ? क्या सर्कुलर डेट कम कर दिया इन्होंने? क्या बिजली की तरसील क्या बेहतर बना दी? क्या बिजली के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया? क्या करा है बिजली की रेट बढ़ा के? जबकि $80 का पेट्रोल था जब मैं छोड़ के गया था, आज $50 का पेट्रोल है, बीच में $30 का पेट्रोल हो गया था। जब $30 का पेट्रोल हो गया था, जब $7-8 का इनफैक्ट पेट्रोल मिल रहा था, तो क्या कीमतें कम करी थी इन्होंने पाकिस्तान के लिए? तो कीमतें नहीं कम करी थी। मगर ये जो आपकी तेल वाली बात है, उसमें एक मसला है। एनर्जी परचेज प्राइस कम हुई है, फी यूनिट कॉस्ट 2020 में कम है, क्योंकि कोरोना की वजह से भी, और वैसे हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें नीचे थी, एलएनजी की कीमतें नीचे थी, तो एनर्जी परचेज प्राइस कम हुई है, मगर कैपेसिटी परचेज प्राइस बहुत बढ़ गई है। 2020 में ये 860 अरब रुपए है, तो और 2023 में 1455 अरब रुपए हो जाएगी। क्योंकि उनका इल्ज़ाम यह है कि एक तो आपने 20 से 25% महंगी ये लगाए, जितने भी कारखाने लगाए, ये 20 से 25% सस्ते लग सकते थे। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा आपने कैपेसिटी पे कर दी, और टेक और पे पे आपने सारे के सारे कारखाने लगा दिए। शुरू के लगा लेते थे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बाद में टेक एंड पे पर कर लेते। ये 860 अरब रुपए कैसे अदा करे हुकूमत? सर, पहली बात तो यह है, मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करने में बड़ा दुख होता है उमर अयूब के बारे में, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हमने महंगे लगाए तो वो झूठ बोल रहे हैं। ये इस किस्म के इल्जाम जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एकदम झूठ बात है। हमने हर चीज नेपरा के टैरिफ पे लगाई है और ये एकदम गलत बात है। इस पर बहस हो सकती है कि कितने लगाना चाहिए था, कौन सा टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए थी, ये सब बहस की बात है। लेकिन ये इल्जाम कराना कि हमने महंगे लगाए, ये झूठ है। दूसरी बात इन्होंने फरमाई कि हमने ज्यादा बिजली लगानी थी, तो भाई हमारे बाद आप आजकल बिजली क्यों लगा रहे हैं? हमारे जाने के बाद आप अभी भी विंड पावर लगा रहे हैं, हमारे जाने के बाद अभी भी आप सोलर पावर लगा रहे हैं। तो अगर हमने बिजली ज्यादा लगा ली थी तो आप मजीद बिजली क्यों लगा रहे हैं? इससे तो ये आपकी बात का दावा झुटला गया कि आप तो मजीद बिजली लगा रहे हैं। वो उस पर उनका दावा ये कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स पर जा रहे हैं हम, और आपके लगाए हुए कारखानों की जो 10,000 मेगावाट आएगी, उससे 2023 में कैपेसिटी पेमेंट 1455 अरब रुपए पर चली जाएगी।
अगर आपके पास एक्सेस बिजली ज्यादा है तो सोलर भी विंड भी लगाने से क्या फायदा मिलेगा? मुझे ये समझाइए कि इसका क्या फायदा होगा। ये तो पागल पाने वाली बात है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात फिर से आइए सर, देखिए गुजारिश ये है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो अमूमन 3 रुपए 4 रुपए पर यूनिट होती है, और जो फ्यूल कॉस्ट होती है अगर वो LNG इस्तेमाल हो तो 6 रुपए पर यूनिट होगी, तो टोटल कॉस्ट 10 रुपए होगी। अगर वो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हो तो 13 रुपए पर यूनिट होगी, तो टोटल 17 रुपए हो जाएगी। और अगर वो डीजल इस्तेमाल हो तो 18 रुपए, तो सिर्फ डीजल की कॉस्ट है, प्लस 3 रुपए 2 रुपए की बिजली पड़ेगी, तो 20 रुपए की हो जाएगी। इन्होंने 280 गीगावाट आवर्स यानी कि 2 करोड़ 80 लाख यूनिट इन्होंने बिजली से डीजल से बनाए हैं इस साल, जबकि LNG इंपोर्ट कर सकते थे और LNG के टर्मिनल्स में जगह पड़ी हुई थी। इन्होंने 5% पाकिस्तान की बिजली जो है मतलब कितने हो गए 5 अरब यूनिट से ज्यादा अरब जो है वो इन्होंने डीजल से बनाए, फर्नेस ऑयल से बनाए। क्या जरूरत थी फर्नेस ऑयल से बनाने में? जब आप नेपरा का टैरिफ और मेरिट ऑर्डर वायलेट करेंगे, जब आप 18 रुपए डीजल से बिजली बनाएंगे, आप 3 रुपए के ऊपर बहस कर रहे हैं कि वो और 3 रुपए का नहीं लगना चाहिए था, 3.5 रुपए का लगना चाहिए था, 2.5 रुपए का लगना चाहिए था। भाई तुम 18 रुपए का डीजल इस्तेमाल करना बंद कर दो ना, सस्ता पेट्रोल इस्तेमाल करो, आप LNG इस्तेमाल करें। मगर मिस्टर इस्माइल साहब, नेपरा की रिपोर्ट में लिखा है कि इन्होंने इनएफिशिएंट प्लांट्स को इस्तेमाल किया है, एफिशिएंट प्लांट्स को इस्तेमाल नहीं किया है। जो LNG का आप बात कर रहे हैं वो हमने अपने प्रोग्राम में मसला उठाया है कि किस तरीके से ये सारा मामला हुआ, मगर उसके बावजूद एक सवाल आप पर है। देखिए 2018 तक नजर आता है कि जो पाकिस्तान की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी उसको आप नीचे लेकर आ गए थे, मगर एक चीज एनर्जी परचेज प्राइस की वजह से एक चीज जिसका आपने ख्याल नहीं रखा वो ये था कि अगर हमने डॉलर गिर गया तो क्या होगा। आप तो कम से कम उन लोगों में थे ना, आप तो डार साहब की तरह नहीं सोचते थे, आपको तो पता था कि डॉलर ओवर वैल्यूड है, ये गिरेगा। आपने टेक और पे किया और सारे सौदे डॉलर में किए, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट का जिन है, जब डॉलर आपका 100 रुपए से 125 और फिर 125 रुपए से 160 पर गया तो डॉलर में आप सौदे कर गए हैं, उसका कैपेसिटी पेमेंट का जिन जो है वो आप से बाहर हो गया। वरना तो आप ठीक कह रहे हैं, LNG नीचे आई, एनर्जी की प्रोडक्शन प्राइस नीचे आई थी, तो पाकिस्तान को फायदा होता है इसका। देखिए गुजारिश ये है शाहजेब खानजादा साहब के 2011-12 में मैं लाहौर में रहता था, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का हेड बनाया था शहबाज शरीफ ने मुझे। उस वक्त लाहौर में घंटे पे घंटा बिजली जाती थी। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त इफेक्टिवली 12,000 मेगावाट से ज्यादा कभी आप बिजली नहीं बना सकते थे। अभी ये लोग 25,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं, तो आपने 12,000 मेगावाट और बिजली भी तो लगाई है ना। 12,000 मेगावाट और बिजली लगी है पाकिस्तान में, तो वो क्या फ्री में लगेगी? अगर आप गवर्नमेंट की गारंटी नहीं देंगे तो कैसे लगेगी? अच्छा, उसके बाद जो 3 बड़े प्लांट्स हैं LNG के, बिक्की में, बलोकी में और हवेली बहादुर शाह में, उसमें 2 तो हुकूमत पाकिस्तान के प्लांट है, एक जो है वो प्लांट पंजाब हुकूमत का है। उसके बाद जो अब ये जो बढ़ेगी जो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी वो तो चश्मा न्यूक्लियर की वजह से बढ़ रही है, कराची न्यूक्लियर की वजह से बढ़ रही है, वो तो सारे हुकूमत पाकिस्तान के प्लांट। आप तो एक चीज निकाल के दूसरी जेब में जाना है, आप रो किस बात कर रहे हैं? अगर आपको ज्यादा लग रहा है कैपेसिटी पेमेंट, उसकी कैपेसिटी पेमेंट कम कर दें। देखिए हुकूमत उस हवाले से हुकूमत और तरीका है, सिंगल बायर साहब पूरी तरीका है तो भाई बगैर कैपेसिटी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जब आप इतनी सारी कैपेसिटी लगा रहे थे और सिंगल बायर मॉडल पर लगा रहे थे, तो जब पाकिस्तान की जरूरियात के तहत कैपेसिटी आपको नजर आ रहा था कि 2018 तक आ जाएगी, उसके बाद जो अगले 10,000 मेगावाट आएंगे उसमें आप देखते हैं कि भाई ये सिंगल बायर मॉडल के तहत, टेक और पे मॉडल के तहत, डॉलर के साथ इंडेक्स करके हमें ऐसे ही मुआहदे करने हैं, क्योंकि अब हमारी जरूरत के मुताबिक बिजली आ रही है, हमें इमरजेंसी में इतनी सारी नहीं चाहिए। या आपको सोचना चाहिए था कि इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है, डॉलर की जगह रुपए में कर लेते हैं, टेक और पे की जगह टेक एंड पे पर कर लेते हैं, जरा मल्टीपल बायर की मार्केट। ये कुछ सोचा था आपने उस वक्त या नहीं सोचा था? देखिए भाई, पाकिस्तान के अंदर उस पे नहीं हो सकता टेक और पे जब तक कि आप टेक एंड पे जब तक कि आपके पास मल्टीपल बायर्स नहीं है। उसके लिए आपको पहले सारे डिस्को प्राइवेटाइज करना चाहिए, जिसकी PTI अभी भी नहीं कर पाया और अपोज करता रहा है। उसको एक बात को तो छोड़ दें, मेरी बात सुने। हमारे पास डीजल के वो प्लांट्स हैं जो 28% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। मतलब ये है कि सॉरी फर्नेस ऑयल के, यानी कि 100 रुपए का फर्नेस ऑयल डालते हैं, तो ये बात समझे, तो 72 रुपए का फर्नेस ऑयल जो है वो हवा में जाया हो जाता है, और सिर्फ 28 रुपए का फर्नेस ऑयल है जिसकी बिजली बनती है। इसके बरक्स हमने प्लांट लगाए जो 61% एफिशिएंसी पे हैं, कि 61% LNG को कन्वर्ट करता है बिजली में, और 39% जो है वो जाया होती है। जितने आपके फर्नेस ऑयल के प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं, जामशेरों के अंदर, कोटरी में वगैरह में, ये 28, 30, मुजफ्फरगढ़ में 30% एफिशिएंसी प्लांट है। ये बंद कर देने चाहिए। ये 1950 के प्लांट्स हैं। हमारे पास इतनी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। जो इकोनॉमिकली फीजिबल कैपेसिटी है वो एकदम करेक्ट कैपेसिटी है। तो फिर जो इकदामात हुकूमत कर रही है,
₹1.95 को अगर आप मुस्तरद करते हैं तो आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं कि 50 से ज़्यादा IPPs के साथ मुआहदा कर रहे हैं, 800 अरब रुपए बचेंगे। जो हुकूमत के अपने हैं, जो कि बात आप अभी कर रहे थे, उनके साथ भी 25% कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि 6000 अरब रुपए बचेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 रुपए का इम्पैक्ट आएगा। जो 1970 से पहले के प्लांट हैं जिनकी तकरीबन 3500 मेगावाट है, उनको डीकमीशन किया जा रहा है, तो 1800 मेगावाट हो गई है, बाकी आने वाले दिनों में भी 1800 मेगावाट हो जाएगी। और फिर एक मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मल्टीपल बायर्स हों, मल्टीपल सप्लायर्स हों, एक सिंगल बायर मॉडल ना हो। ये सारी की सारी चीज़ों को फिर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जो हुकूमत करने जा रही है। देखिए मेरी बात सुने, 1970 का मतलब है कि 50 साल पुराने प्लांट्स को आप डीकमीशन कर रहे हो, तो प्लांट ही खत्म हो गए हैं, तो खत्म कर दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1994 के जो प्लांट्स लगे हुए थे फर्नेस ऑयल के, उनको भी खत्म करें। और ये फर्नेस 1994 के प्लांट्स का तो वैसे भी एग्रीमेंट खत्म हो गया है, आप उसको खत्म कर दें प्लांट्स को, उसको आपने क्यों रख के रखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, शाहजेब खानजादा साहब, ये आप ये जो असद उमर साहब बार बार कहते थे कि मेरी टेप संभालना, स्टील मिल पे जाके इन्होंने कहा मेरी टेप संभालना, अपने हल्के में जाके कहा मेरी टेप संभालना, बेहतर हो जाएगा। मैं आज कह रहा हूं ये संभालिएगा। ये ₹1.95 प्राइस बढ़ाएंगे ना, इसके बावजूद भी सर्कुलर डेट कम नहीं कर सकेंगे, सर्कुलर डेट बढ़ता रहेगा। ये इसलिए कर रहे थे ना पिछली मरतबा, कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बढ़ेगा या किसी और वजह से बढ़ेगा? सर, जो आदमी डीजल चला रहा हो, जो आदमी फर्नेस ऑयल चला रहा हो, उसको चुप रहना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम मुल्क के पैसे जो है जला रहे हो। जो ₹6 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट में बिजली बन सकती है, तुम ₹16 में वेरिएबल कॉस्ट में बिजली बना रहे हो, ₹18 की वेरिएबल कॉस्ट में बिजली बना रहे हो। तुमको चुप रहना चाहिए। तुमको ये नहीं कहना चाहिए अगर हम ये प्लांट नहीं लगाए होते तो आज ये पूरा बंद हो जाए। आज बंद कर दें बिक्की बलो की हवेली बहादुर, दिखाएं पाकिस्तान के अंदर किस तरह बिजली की तरसील होती है। आज भी जो पोर्ट कासिम कराची पे कोयले का प्लांट लगा है और जो दूसरा पंजाब में लगा हुआ है, दे मेकिंग द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। ₹8 का यूनिट आज भी आपको दे रहा है, उससे सस्ता कोई यूनिट नहीं लगा हुआ। मैं आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्राइस है उसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। और जो आप नेपरा की बात कर रहे हैं वो नेपरा की रिपोर्ट में लिखी हुई है कि इनएफिशिएंट प्लांट्स को चला रहे हैं। मगर जो दूसरे इकदाम ये कर रहे हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्री की कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, उनको कह रहे हैं कि जी अब आप ग्रिड के साथ कनेक्ट हो और उनका गैस कनेक्शन खत्म कर रहे हैं, जिनको गैस दी जाती है सब्सिडाइज, कि आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मौजूद है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ेगी, वो सब्सिडाइज कर देंगे, मगर गैस हम एफिशिएंट प्लांट्स को देंगे। तो हुकूमत कम से कम कर रही है इस सिमत में एकदम। सर गुजारिश ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये जाके गैस इनको मिली नहीं, LNG का एक बायर वॉक कर गया, फिर से कंटेंडर कर रहे हैं, 4 टेंडर करते हैं, 2 LNG आती नहीं है। इनको तो फर्नेस ऑयल लाने का शौक है, LNG तो ये खरीद नहीं पा रहे, उसकी वजह से। और फिर और जो LNG आज थोड़ी जो सस्ती मिल रही है वो शाहिद अब्बासी और मुस्लिम लीग नून वाले खरीद के गए थे, जिसकी वजह से आज LNG मिल रही है। LNG नहीं है तो अचानक इन्होंने फैक्ट्री को कह दिया कि हम कल से आपको LNG नहीं देंगे, आप बिजली पे चले जाइए। तो एक दिन में कैसे जा सकते हैं बिजली पे? उनके पास लगे हुए नहीं होते ट्रांसफार्मर, उनके पास कनेक्शंस नहीं होते। वो कहा है कि जिनके पास जो कनेक्टेड हैं उन्हीं के लिए कह रहे हैं, और बाकियों के लिए इंतजाम किए जाएंगे, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। सर इंतजाम करें ना। मतलब मुझे आप बताएं कि इस वक्त ये एक तरफ कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हालांकि एक्सपोर्ट पहले 6 महीने में 4% कम हुआ है, लेकिन चलो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और ये बात दुरुस्त है कि एक्सपोर्ट जो पिछले साल का बुरा हाल था उससे बेहतर है। अगर आप इस वक्त मिलों को गैस नहीं देंगे तो वो ऑर्डर कैसे पूरे करेंगे? आपने पहले उनको कहा कि ₹700 की गैस देंगे, फिर आपने कहा ₹900 की गैस देंगे, आप सिंध में ₹1000 के ऊपर की गैस दे रहे हैं, और उसके बाद आप बोल रहे हैं हम गैस नहीं देंगे। अब आप बिजली खरीद लें, बिजली के अंदर वो फिक्स चार्जेस देते हैं आपसे 20-20, 25-25 लाख रुपए के, वो कहां से आप देंगे? फिर आप बिजली की लोड शेडिंग करते हैं। मतलब आप ये क्या तमाशा लगा के रखा है? एक दिन आपने अचानक आपको, क्योंकि आप गैस नहीं खरीद सके इसलिए आपने कहा हम गैस नहीं देंगे। ये हुकूमत की पॉलिसी अब क्यों आई है? ये 15 दिन पहले क्यों नहीं आई है? और 15 दिन के अंदर ये समझते हैं कि पूरी मिल वाले जो है वो अपनी सेटअप चेंज कर देंगे। जिसका जनरेटर चल रहा है, जिससे वो हीट रिकवरी कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक आदमी हीट रिकवरी करता है, उससे AC चलाता है, उसको अगर आपने गैस नहीं दी, उसको बोल रहा तुम बिजली पे चले जाओ, तो वो एयर कंडीशन कैसे चलाएगा? उसके पास तो वो स्टीम से चलने वाला एयर कंडीशनर है। मतलब ये अजीब बातें कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आती है कि किस तरह मिलें चलती हैं, इनको समझ नहीं आती है कि किस तरह इंडस्ट्री चल रही है। तभी तो ये आप देखें ना, जब से खान साहब आए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। जब से खान साहब आए इन्होंने ₹1 टैक्स नहीं बढ़ाया। जब से खान साहब आए एक्सपोर्ट कम हो गई है पाकिस्तान की। जब से खान साहब आए सिर्फ गुर्बत बढ़ गई है पाकिस्तान में। क्यों इन्फ्लेशन बढ़ गया? बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और क्या वाकई मईशत का बुरा हाल हुआ है? क्योंकि हुकूमत का दावा है कि मईशत का बहुत अच्छा हाल हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत पर एतमाद है कि मईशत का पहिया चल पड़ा है, और जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो हुकूमत को और एतमाद दे रहे हैं। नवंबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 14.5% की तरक्की दिखाई। दिसंबर में बरामदात में गुज़िश्ता साल के $2.1 अरब के मुकाबले में 7% का इजाफा देखा गया,
और वो 2.2 अरब डॉलर्स रही और इसमें टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी और नुमाया रही, जिसकी बरामदात 23% इजाफे के साथ गुज़िश्ता साल के दिसंबर के मुकाबले में 1.1 अरब डॉलर से बढ़कर 1.4 अरब डॉलर्स हो गई हैं। इसी तरह तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस में 6 माह में 24.9% का इजाफा देखा गया है और गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के मुकाबले में 11.3 अरब डॉलर से बढ़कर 14.2 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई हैं। मगर साथ ही 5 माह से करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बाद दिसंबर में मनफी हो गया है। दिसंबर के महीने में 662 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि दरामदाद में 25% का इजाफा देखा गया, जो गुज़िश्ता साल दिसंबर के 4 अरब डॉलर से बढ़कर 5 अरब डॉलर्स हो गई हैं। और ये जुलाई 2018 के बाद दरामदाद का सबसे बुलंद नंबर है, जब दरामदाद 6.4 अरब डॉलर्स पर रिकॉर्ड की गई थी। 6 माह में टोटल करंट अकाउंट अब भी 1.1 अरब डॉलर सरप्लस है। मगर देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में दरामदाद में इजाफे का यही रुझान रहता है तो खसारे में कितना इजाफा होगा। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। LNG पाकिस्तान ने देर से महंगी खरीदी। इस माली साल के 6 माह में पाकिस्तान ने तकरीबन 1.3 अरब डॉलर्स की कपास, गंदुम और चीनी दरामद की है और अब हुकूमत मजीद 8 लाख टन चीनी और 3 लाख टन गंदुम दरामद करने का फैसला कर चुकी है। तो मईशत कहाँ जा रही है? साबिक वजीर खजाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाशा साहब, हुकूमत पूरा एतमाद है कि मईशत का पहिया चल चुका है। दिसंबर में बरामदात के नंबर्स 2.2 अरब डॉलर हैं, रेमिटेंसेज में इजाफा है, टेक्सटाइल की बरामदात 1.4 अरब डॉलर तक पहुंची, जो दिसंबर के महीने में एक रिकॉर्ड नंबर हमें नजर आया। मगर साथ में दरामदात में भी इजाफा हुआ है। दिसंबर में 662 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस भी है। आपको लग रहा है कि ये एक आर्जी है दरामदात का मामला, और पाकिस्तान में जिस तरीके से इंडस्ट्री में एक्सपेंशन हो रही है और इस वक्त आगे बढ़ रही है मईशत, बेहतर ही चीज़ें नज़र आती हैं या आपके कंसर्न्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से कुछ आदाद शुमार जो आपने बताएं वो यकीनन पॉजिटिव हैं। अब हमारा सनती शोबा है, उसमें आपने देखा कि पहले 5 महीने में 7.5% तक इजाफा है और नवंबर के महीने में 14.5% इजाफा, माशाअल्लाह। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ परेशान कुन हैं अभी भी, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ अरसे से हुकूमत इस बात पर बड़ा ज़ोर दे रही थी कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में जा चुका है। दिसंबर के महीने में जिस तरह आपने कहा वो सरप्लस काफ़ी भारी आपने देखा डेफिसिट में चले गया। उसकी वजह जो थी वो तकरीबन 30% यानी कि 1/3 के करीब, उसकी वजह ये थी कि जो दरामदाद के में इजाफ़ा हुआ है उसमें आपके ज़री शोबे में जो पैदावार कमी आई है वो नतीजा है उसका। आपने दिसंबर के महीने में बहुत इंपोर्ट किया है, वीट, आपने गंदम, फिर आपने चीनी भी इंपोर्ट किया और कपास भी। तकरीबन 500 मिलियन डॉलर आपने एक्स्ट्रा इंपोर्ट किया। दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, मगर है पॉजिटिव एक लिहाज से, कि आपकी गाड़ियों की इंपोर्ट तकरीबन 3 गुना हो गई और कुछ इजाफा आपके बाकी इनपुट्स में हुआ है, मगर ज़्यादा इजाफा इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स में नहीं हुआ जितना आपके ज़री शोबे के जो चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट में, और दूसरी तरफ गाड़ियों के इंपोर्ट में बेशुमार इजाफा। एक और चीज़ मैं जल्द से कह दूं कि अभी तक हमारे दिसंबर के इंपोर्ट्स में ये बात नज़र नहीं आ रही है कि तेल की इंपोर्ट में कमी आई है दिसंबर में 20%, जबकि तेल की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका है। तो ये ख़तरा मौजूद है। जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि 2 चीज़ें हैं जिसके नतीजे में दरामदाद में इजाफा होगा, एक आपके एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स और दूसरी तरफ पेट्रोलियम इंपोर्ट्स और LNG इंपोर्ट्स। अब जब आपकी ये इंपोर्ट लेवल मुनासिब लेवल पे पहुँचेगा तो खुदा न खास्ता आपके करंट अकाउंट का खसारा और भी बढ़ सकता है।
और पाशा साहब, इस वक्त एक अहम चीज़ ये नज़र आ रही है, ज़ाहिर स्टेट बैंक ने भी इकदाम किए, टर्म फाइनेंसिंग दी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ना सिर्फ अभी फुल कैपेसिटी पर चल रही है, बल्कि ये आसार नज़र आ रहे हैं कि इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो आगे जाके अगर इकॉनमी ज़रा ग्रोथ की तरफ जाती है, 2-2.5-3% की ग्रोथ की तरफ जाती है, तो आपको कम से कम वो इशारे नज़र आ रहे हैं कि अगर दरामदाद बढ़ेंगी तो हमारी बरामदाद में भी उसके साथ साथ इजाफा होगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी ग्रोथ आती है हम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दरामदाद बढ़ने की वजह से। जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो वाज़े तौर पर इजाफा नहीं हो रहा है। अभी तक जो फिगर्स आप देखेंगे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कि इंपोर्ट, जो मशीनरी की इंपोर्ट है, टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में कमी आई है 5%, और बाकी मशीनरी जो है उसमें तकरीबन 16% कमी आई है। तो अभी तक इन्वेस्टमेंट में वो इजाफा नहीं हो रहा है जो अल्लाह के फजल से आने वाले दिनों में होना चाहिए। और रिकवरी जो है कोविड से इतनी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट में नहीं हुई है। एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा हुआ है यकीनन, अगर आप उनके आदाद शुमार देखें पाकिस्तान ब्यूरो के, तो उसमें 19% का इजाफा है दिसंबर में, मगर स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार है उसमें सिर्फ 7% इजाफा है। तो अभी भी ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि आपके जो बरामदाद हैं उनमें मुसलसल इजाफा होगा या नहीं। और दूसरी तरफ आज की एक बड़ी अहम खबर है जो कुछ मिनट पहले टीवी पे बताई गई है, और वो ये है कि हुकूमत ने ये डिसीजन ले लिया है कि बिजली के निर्खों में ₹1.90 फ़ी किलोवाट आवर का इजाफा हो जाएगा। ये बहुत परेशान कुन डिसीजन है, और इसके नतीजे में जो मोमेंटम पैदा हो रहा था इकॉनमी में वो फिर से मुतासिर हो सकता है। मगर पार साहब, कोई ऑप्शन हुकूमत के पास इसके अलावा था, और इसके आप समझते हैं कि इसके ऐसे असरात नज़र आएंगे अगर ये इजाफा होता है, IMF का प्रोग्राम बहाल होता है, तो क्या आप कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखते हैं जिसकी वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग देखते हैं, जिसकी वजह से दोबारा ग्रोथ पे जाने से पहले ही मईशत अदम इस्तेहकाम का ना शिकार हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब आपने बात कही है। देखिए, इसके नतीजे में यकीनन जब कॉस्ट प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो आपके एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन दोनों में कमी आएगी। और ये है कि आप जब कीमतें बढ़ाते हैं बिजली की, तो अगर आप 10% बढ़ाएं तो उसके नतीजे में आपका जो अफरात ज़र की रफ्तार है उसमें 1.5% इजाफा होता है। आपने तकरीबन 15% इजाफा किया है, तो इसके नतीजे में अब आप देखेंगे कि 2 से 2.5% ज़्यादा आपका अफरात ज़र हो सकता है। और वाकई ऐसा वक्त आ भी सकता है कि 10% से फिर से आपका अफरात ज़र ऊपर चले जाए। और इस वक्त लोगों के हालात कोई ख़ास समझे नहीं है। खाने पीने की चीज़ों में 14% इजाफा होता रहा है, तो अगर इसमें और इजाफा शुरू हो जाता है अफरात ज़र में, तो परेशानी का मुकाम पैदा हो जाएगा। लोगों के सामने ऑप्शन कोई नहीं रहेगा कि अपने कंजम्पशन लेवल को कम करें। मुझे डॉक्टर साहब साथ में ये भी बताइएगा, अब हुकूमत का ये कहना है, और मैं ये फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो आपको नज़र आया है? क्योंकि हुकूमत कहती है जी हमारा प्राइमरी सरप्लस है, और गुज़िश्ता हुकूमत ने जो इतने सारे कर्जे लिए उसके ऊपर जो हमें सूद देना पड़ रहा है उसकी वजह से डेफिसिट है, वरना हम फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आए हैं, हमारे खर्चे जो हैं वो अभी भी हमारी आमदनी के मुकाबले में कंट्रोल में आ गए हैं। देखिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, यह चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। अभी जो आदाद शुमार स्टेट बैंक ने दिए हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के बारे में, वो कुछ परेशान कुन है। पहले 5 महीने में तकरीबन 1270 अरब का खसारा है, और ये पिछले साल के खसारे से 40% ज़्यादा है। हुआ यह है कि आपके रेवेन्यूज़ में इजाफा नहीं हो रहा है, कोई ख़ास 5%, 5.5% इजाफा। और ये बात समझ में नहीं आती है कि जबकि आपके इंपोर्ट में 10% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 14% इजाफा है, ये 2 टैक्स बेसिस हैं आपके, तो क्यों आपके रेवेन्यूज़ में इतने लेवल का इजाफा नहीं हो रहा है?
दूसरी तरफ आपका जो कर्ज़ों की सूद का जो निज़ाम है और जो प्रेशर आप पे अभी भी है, वो अब पहले 3 महीने में कोई 30% इजाफा हुआ है। और गैर जैसे कहते हैं ना करंट एक्सपेंडिचर बाकी में 13% इजाफा। तो एक डेफिसिट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और पहले 3 से 6 महीने प्राइमरी सरप्लस आमतौर पर रहता है। डेफिसिट शुरू होता है तीसरे क्वार्टर और जाके पीक करता है 4th क्वार्टर में। अब मुझे जो परेशानी है वो ये कि 7% का जो टारगेट है बजट डेफिसिट का, वो शायद 8 और 8.5 की रेंज में जाके पहुंचेगा जून तक। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। तुर्बत में जामे कराची के तालिब इल्म हयात बलोच को फायरिंग करके कत्ल करने वाले FC एहलकार शाहिदुल्लाह को तुर्बत की सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी है और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। जुर्माने की अदायगी ना करने की सूरत में मजीद 6 साल की सज़ा पूरी करना होगी। फैसले के मुताबिक सजाए मौत उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक हाई कोर्ट तौसीक नहीं कर दे। ये वाक़या गुज़िश्ता साल 13 अगस्त को पेश आया जब बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में होने वाले धमाके में 3 एहलकार जख्मी हो गए थे, जिसके बाद FC के 3 से 4 एहलकार करीबी खजूर के बाग में पहुंचे जहां हयात बलोच अपने वालिद के साथ काम कर रहे थे। वो हयात बलोच को सड़क पर लेकर आए और उनमें से एक एहलकार शाहिदुल्लाह ने नौजवान को उसके वालिदैन के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। और आज इस हवाले से फैसला आया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।